कैसे हैं आप सभी। पिछली कक्षा तक आपने सीखा भाव क्या होता है, राशियां क्या होती हैं और ग्रहों की उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि क्या है। अब हम राशियों के बारे में कुछ और आगे सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 12 राशियां होती हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला चर, दूसरा स्थिर, तीसरा द्विस्वभाव। आपको इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। जो राशियां अगर मेष लगन की कुंडली बनाएंगे, हमेशा मेष लगन कुंडली से आपको जल्दी याद होगा। मेष लगन की कुंडली में जो राशि केंद्र में पड़ेगी, पिछले बार हमने केंद्र बताया था, जो राशि केंद्र में पड़ेगी वह है चर राशियां। चर राशि और पड़ेगी किसमें? केंद्र में। फिर उसके बाद अब पणफर, पणफर किसको कहते हैं वो बता देते हैं। 2, 5, 8, 11 ये आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अपोक्लिम याद करना आसान है। अपोक्लिम क्या है? 3, 6, 9, 12, 3 का पहाड़ा है, 3 का टेबल। 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 इसको आप रख दो द्विस्वभाव में। द्विस्वभाव में कौन सी राशि आ जाएगी? 3, 6, 9, 12। केंद्र में क्या था? 1, 4, 7, 10 ये केंद्र में हो गई। अब जो राशियां बच रही हैं वो आपकी स्थिर राशियां हो जाएंगी। स्थिर राशि किस में पड़ेगा? पणफर में। और द्विस्वभाव किस में पड़ेगा? अपोक्लिम में। ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो गया, इसको आसान बना देते हैं। 2, 5, 8, 11। अब ये क्या है? यह बहुत ही मुश्किल आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर राशि की बात करेंगे तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव बोलेंगे। लेकिन अगर भाव की बात करेंगे, जैसे दूसरा भाव अगर बोलेंगे तो ये पणफर में पड़ेगा। 5वां भाव पणफर में पड़ेगा और 8वां, 11वां यह भाव पणफर में पड़ेंगे। अर्थात अगर हम भाव की बात करेंगे तो हम बोलेंगे केंद्र में है, पणफर में है या अपोक्लिम में है। लेकिन अगर हम राशियों की बात करते हैं तो हम बोलेंगे चर राशि, स्थिर राशि। यहाँ पे ये राशि होगा। सबसे पहली राशि जो होगी उसको बोलेंगे चर राशि, दूसरी को बोलेंगे स्थिर राशि, उसके बाद आएगी द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव। अब यह हमने आपने निकाल लिया कि कौन सी राशि चर राशि है, कौन सी राशि स्थिर है, कौन सी द्विस्वभाव है। इसमें भी अगर आप लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये भी वही आएगा, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। अब हम राशियों के एस्पेक्ट्स यानी कि दृष्टि, राशियों की दृष्टि पढ़ते हैं। जैसे कि जो चर राशियां हैं वो सभी स्थिर राशियों को देखेंगी, सभी स्थिर राशियों को देखेंगी। इसमें एक शर्त है कि बगल की राशि को छोड़ देंगे, बगल को छोड़कर। इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे मान लीजिए कि ये चर राशि है, पहली राशि। अब ये क्या करेगी? ये सभी स्थिर राशियों को देखेगी लेकिन बगल में छोड़ देगी। हर राशि के बगल में एक दूसरी राशि जरूर होगी। तो जैसे कि मान लीजिए चर राशि है, इसके बगल में एक स्थिर राशि है जो कि दूसरी है, इसको ये नहीं देखेगी, छोड़ देगी। बाकी सबको वो देखेगी। यहाँ पे देखेगी, यहाँ पे देखेगी और यहाँ पे देखेगी। यानी कि बगल की स्थिर राशि को छोड़कर बाकी के स्थिर राशियों को देखेगी। अब ठीक उसी प्रकार से स्थिर राशि में भी है। जैसे स्थिर राशि है, स्थिर राशि सभी चर राशि को देखेगी। इसमें भी एक शर्त है, बगल की राशि को छोड़कर। जैसे मान लीजिए दूसरी राशि स्थिर राशि है। अब इसमें क्या है? इसमें इसके बगल में ये चर राशि है तो इसको नहीं देखेगी, बाकी सभी चर राशियों को वो देखेगी। यहाँ पे देखेगी, यहाँ पे
और यहाँ पे। बस पहले घर को छोड़ देंगे क्योंकि वो पहला घर बगल में आएगा। ठीक उसी प्रकार से द्विस्वभाव राशियों में है, इसमें कोई शर्त नहीं है, ये सभी द्विस्वभाव को देखेंगे। जाहिर सी बात है खुद पे नहीं देखेंगे क्योंकि खुद पे दृष्टि नहीं होगी, वहाँ पे खुद मौजूद है, तो सभी द्विस्वभाव राशियों को देखेगी। जैसे कि इसको भी देख लेते हैं, सब देखा तो जैसे कि मान लीजिए द्विस्वभाव राशि तीसरी राशि है, इसके बगल में कोई द्विस्वभाव राशि नहीं है, तो ये सभी द्विस्वभाव को देखेगी। यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीन जगहों पे द्विस्वभाव राशियाँ देखेंगे। ये हो गई राशियों की दृष्टि। ग्रहों की क्या दृष्टि है? सभी ग्रह अपने से सातवें घर को देखते हैं। सभी ग्रह अपने से सातवें घर को देखेंगे, ये पहला नियम है। उसके बाद कुछ ग्रहों को अतिरिक्त दृष्टियां प्राप्त हैं, जैसे कि मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, इनको अतिरिक्त दृष्टि प्राप्त है। कौन कौन सी दृष्टि प्राप्त है? मंगल को चौथी और आठवीं दृष्टि अलग से प्राप्त है, गुरु को पांचवीं और नौवीं दृष्टि अलग से प्राप्त है, शनि को तीसरी और 10वीं, राहु को 5वीं और 9वीं, केतु को भी 5वीं और 9वीं। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रह लगन में बैठा है, मान लीजिए गुरु ही बैठ गया, अब ये अपने से, अपने घर से 5वें घर पे, 9वें घर पे और 7वें घर पे तो देखता ही है, सभी ग्रह देखते हैं। तो 5, 7, 9 यहाँ पे गुरु अपनी दृष्टि रखेंगे, यानी पूरी दृष्टि रखेंगे। कैसे? 5वां घर हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो नंबर है वही सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5वें पे गुरु की दृष्टि आएगी। 7वें पे सभी ग्रहों की दृष्टि आती है, यानी ठीक सामने। उसके बाद 9वें घर में भी गुरु की दृष्टि जाएगी। 5, 7, 9 ये सभी गुरु की दृष्टियां हो गई, मतलब यहाँ पे गुरु अपना असर डालेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मंगल यहाँ पे बैठ गए, चौथे घर में मंगल बैठ गए, चौथे घर में मंगल, तो 7वें में तो सभी ग्रह अपनी दृष्टि रखते हैं, तो 7वीं दृष्टि फिक्स है कि 7वीं दृष्टि रहेगी ही रहेगी। ये हो गई 7वीं दृष्टि मंगल की। चौथी दृष्टि होती है 1, 2, 3, 4, मंगल की एक दृष्टि 7वें घर में आएगी, जो कि होगी चौथी दृष्टि। उसके बाद कौन सी दृष्टि होती है? 8वीं दृष्टि, मतलब 4 यहाँ तक हुआ था, 5, 6, 7 और ये 8, 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पे आएगी। बस इतना ही है दृष्टि। इसमें एक बात का ध्यान आप हमेशा रखेंगे कि ग्रह जहाँ बैठे होंगे उसी घर से गिनती गिनना है, ना कि अगले घर से। मान लीजिए हमने शनि को ले लिया, शनि बैठ गए 10वें घर में, यहाँ से तीसरी दृष्टि जाएगी कहाँ पे? 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पे जाएगी। 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी। 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि शनि की यहाँ पे आएगी। यानी शनि अपना प्रभाव अपने जिस घर में है वहाँ पर तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ इन तीनों घरों में भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। यह हो गई ग्रहों की दृष्टियाँ। हमने यह बता दिया कि दृष्टि पे ग्रह अपना परिणाम छोड़ेगा, लेकिन अच्छा परिणाम छोड़ेगा या बुरा परिणाम छोड़ेगा,
इसका निर्णय होता है शत्रु और मित्र से। ग्रहों के कुछ नैसर्गिक शत्रु और मित्र हैं, कुछ तत्कालिक होते हैं, जिसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक नैसर्गिक का मतलब जो परमानेंट है, ये शत्रु ही रहेंगे, जो शत्रु है वो शत्रु ही रहेगा। तत्कालिक में बदलते रहते हैं। इसलिए नैसर्गिक में सबसे पहले सूर्य, इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में समझा देते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये चार ग्रह एक टीम में। उसके बाद शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये चार एक टीम में। अब इसको हम टीम ए टीम बी में बांट देते हैं। ए टीम और बी टीम। ए टीम और बी टीम में हमने बांट दिया। ए टीम बी टीम की दुश्मन है, बी टीम ए टीम की दुश्मन है। ए टीम के सभी मित्र हैं या सब में आएंगे, वो हम बाद में इसको और बड़ा करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए शॉर्ट में समझा रहे हैं। ए टीम और बी टीम, ऐसा समझिए आप। उसके बाद एक ग्रह बच जाता है जो कि है बुध। बुध जो है वो सभी के साथ रहता है, दोनों पक्ष में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंगल का शत्रु है। सिर्फ इसका शत्रु होगा, मंगल का। बुध सिर्फ मंगल का शत्रु है, बाकी सभी के साथ वो सम होगा, नहीं तो मित्र होगा। बाकी सब के साथ वो मित्रता निभाता है, क्योंकि बुध बुद्धि का प्रतीक है। वो सत्ता पक्ष में भी रहता है और विपक्ष में भी रहता है। अब इसमें समझने वाली बात कहाँ है? समझने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए आप हैं, आप खुद को उस ग्रह के जगह पे रखिए। अगर आप अपने शत्रु के घर पे जाएंगे तो क्या आप खुश रहेंगे? आपको हमेशा भय बना रहेगा कि वो कब हम पर हमला कर देगा, कब हमको मार देगा। ठीक उसी प्रकार से ग्रह भी अपने शत्रु की राशि में खुश नहीं रहते और अच्छा परिणाम नहीं दे पाते। कहीं कहीं पे शत्रु के घर में जाना अच्छा होता है, योग कारक होता है, और कहीं कहीं पे बेकार होता है। उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तत्कालिक मित्र और शत्रु के बारे में। किसी भी ग्रह से 2, 3 और 4, 2, 3, 4, 10, 11, 12 इस घर पे बैठे हैं तो मित्र हैं, शेष में सभी शत्रु हैं। यह कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए गुरु यहाँ पे है। अब मान लीजिए शनि यहाँ बैठ गए। कितने घर आगे हैं? 1, 2, 3, यानी 3 घर आगे है तो मित्र हुए 3 घर। अब यहाँ पे हम अपनी भाषा में समझा देते हैं। किसी भी ग्रह से 4 घर आगे 4 घर पीछे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 घर आगे 4 घर पीछे। यहाँ पे कोई ग्रह है तो मित्र होगा, बाकी के शेष सभी में शत्रु होगा। शत्रु कहाँ कहाँ पे होगा? यहाँ पे, इन जगहों पे 5 जगहों पे शत्रु होगा, बाकी सभी पे मित्र होगा। यह तत्कालिक मित्र है। किसी भी ग्रह से, उसी ग्रह से गिनेंगे। अब जरूरी नहीं कि ग्रह आपका लगन में ही बैठा हो। जैसे मान लीजिए कि शनि यहाँ पे बैठ गए। अब शनि के मित्र कौन कौन से हैं ये टेबल हम भूल जाएंगे जब यहाँ पे निकालेंगे। तो शनि के मित्र कौन कौन से हैं? जो ग्रह इन घरों में बैठे होंगे वो मित्र होंगे। 3 शून्य आगे बनाइए, 3 शून्य पीछे बनाइए, यही हो गए मित्र। ये तत्कालिक मित्र हो गए, शेष सभी शत्रु हो गए। शत्रु में क्या क्या आएगा? 4 के बाद 5, 6, 7, उसके बाद 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 ये शत्रु हो गए। अब जब हमको पता था कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, तो फिर तत्कालिक की जरूरत क्या पड़ी? तत्कालिक की जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे जो ग्रह, मान लीजिए कोई ग्रह निसर्ग में, निसर्ग यानी नैसर्गिक,
नैसर्गिक में मित्र है, लेकिन तत्कालिक में शत्रु बन गया। तो ये क्या होगा, सम हो जाएगा, ना मित्र होगा ना शत्रु होगा। इसी प्रकार से हम उसको कुंडली में देखेंगे। अब ये चाहे बदल भी सकता है, इसमें शत्रु उसमें मित्र, जो भी हो आएगा सम ही। अब अगर मान लीजिए दोनों में शत्रु है, तो ये अधिशत्रु हो जाएगा। अधिशत्रु क्या होता है, अधिक शत्रु, जानी दुश्मन समझिए। दोनों में मित्र है तो बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। पहले फ्रेंड था, बाद में बेस्ट फ्रेंड हो गया, मतलब अधिमित्र। इसमें ग्रह को ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, ज़्यादा बल मिलता है, इसलिए ज़रूरत है। दोनों मित्र हो गए तो अधिमित्र हो जाएगा, दोनों शत्रु है तो अधिशत्रु हो जाएंगे, एक शत्रु है एक मित्र है तो सम हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और है, जैसे मान लीजिए हम बता ही देते हैं, एक में शत्रु है और एक में सम हो गया तो भी ये शत्रु ही कहलाएगा, और एक में मित्र है दूसरे में सम हो गया तो ये मित्र कहलाएगा। ये जो पॉइंट है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सम का नहीं बताया है। सम के लिए जब आप याद करेंगे तो फिर ये चार्ट और बड़ा हो जाएगा, याद करने में आपको समस्या होगी। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, इससे प्रेडिक्शन हो जाएगा। बाद में फिर डीप जब जाएंगे तब हम उसको अच्छे तरीके से बताएंगे। अब ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो गया, तो इसके लिए अब हम थोड़ा एक दो रिवीजन करते हैं। सभी राशियाँ चर स्थिर द्विस्वभाव में बटी हुई हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव। इसको याद करने का तरीका क्या है, बीच में जो केंद्र में जो घर पड़ते हैं उसको अगर राशि मान लें तो वो होंगे केंद्र और वही होंगे चर राशियाँ। उसके बाद पड़फर याद करना थोड़ा मुश्किल अगर आपको लगता है तो आप आपोक्लिम याद कर लीजिए। 3 का जो टेबल है, 3 का पहाड़ा है, वो आपोक्लिम है। आपोक्लिम में द्विस्वभाव राशियाँ आती हैं। उसके बाद जो बचती हैं सभी पड़फर राशियाँ हैं। अब जो चर राशि है वो स्थिर को देखेगी लेकिन अपने बगल वाले को छोड़ देगी, क्योंकि बगल वाला उसका मान लीजिए मित्र है शत्रु है जो मानना है मान लीजिए, ये उसको देखेंगे वो इसको देखेंगे। चर स्थिर को देखेगी, स्थिर चर को देखेगी, बस बगल को छोड़ देगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद जो द्विस्वभाव राशियां हैं उसके बगल में कोई द्विस्वभाव राशि नहीं है, तो इसलिए वो सभी द्विस्वभाव राशियों को देखेंगी। ये राशियों की दृष्टि हो गई। अब ग्रहों की दृष्टि पे आते हैं। ग्रहों में सभी ग्रह अपने से 7वें घर को देखते हैं, और साथ ही साथ मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, इनको अलग से कुछ दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल को 4वीं और 8वीं, गुरु को 5वीं 9वीं, शनि को 3री और 10वीं, राहु को 5वीं और 9वीं, केतु को भी 5वीं और 9वीं दृष्टि अलग से प्राप्त है। मतलब 7वीं तो है ही, साथ ही साथ अलग से ये दो दृष्टियां सभी को अलग से प्राप्त हैं। उसके बाद हम आते हैं मित्र और शत्रु के बारे में। यह टीम ए और टीम बी में हमने बांट दिया। 4 ग्रह टीम ए में, 4 ग्रह टीम बी में। जो ए टीम के ग्रह हैं वो सभी आपस में मित्र हैं, जो बी टीम के ग्रह हैं वो सभी आपस में मित्र हैं। ये हो गया बुध, ठीक है। बुध जो है वो मंगल का शत्रु हो जाएगा, बाकी सबका मित्र होगा, नहीं तो सम होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं तत्कालिक मित्र पे। तत्कालिक मित्र यानी अपने घर से 3 घर आगे 3 घर पीछे। यहाँ अगर आप उसी घर से गिनेंगे तो 4 घर आगे 4 घर पीछे मित्र होते हैं, बाकी सभी शत्रु होते हैं। ये एक ही लाइन। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों मिलेगा तो डबल प्लस हो जाएगा, यानी मित्र और मित्र मिल गए तो अति मित्र, बेस्ट फ्रेंड हो गया। शत्रु के साथ शत्रु मिल गया तो अति शत्रु, बहुत भयानक शत्रु। उसके बाद अगर एक मित्र है एक शत्रु है तो प्लस और माइनस दोनों आ गए तो सम हो गया, मतलब ना मित्र रहा ना शत्रु रहा। उसके बाद फिर एक शत्रु इधर से मिला एक मित्र इधर से मिला तो भी सम हो गए। अब कहाँ, इधर से मित्र है उधर से न्यूट्रल व्यक्ति आया तो ये मित्र ज़्यादा है, मित्र हो गया। अब इधर से शत्रु आया इधर से न्यूट्रल है यानी सम आया तो शत्रु हो गए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। यह हो गया ज्योतिष का सार। इतना अगर आपने याद कर लिया तो आप प्रेडिक्शन करने के लिए तैयार हैं।
अब हम भाव और ग्रहों के सिग्निफिकेंट्स, उनके प्रतिनिधित्व के बारे में बात करेंगे, जिससे आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। यही होता है मेन फॉर्मूला। इसमें एक चीज़ और है अभी, वो ग्रहों के बल और राशियों के बल, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। अभी आप इतना ये रिवीजन करिए, कहाँ नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम ग्रहों के बल, राशियों के बल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम अपनी प्रिडिक्शन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।